हेलो मेरे प्यारे रसगुल्लो, क्या हाल चाल? सब बढ़िया? बिल्कुल यार, सब बढ़िया ही रहना चाहिए। और हमारा जो अणुसंख्यक गुणधर्म चल रहा था, जिसमें से हमारा पहला वाष्पदाब में अवनमन हो गया था कंप्लीट। और आज जो है ना, हम दो अणुसंख्यक गुणधर्म को कंप्लीटली बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट करने वाले हैं। पहला जिसका आज के लिए जो पहला होगा वो होगा क्वथनांक में उन्नयन और दूसरा होगा हेमांक में अवनमन। लेकिन क्रम में दूसरा होगा क्वथनांक में उन्नयन और तीसरा होगा हेमांक में अवनमन। ये हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो भाई ठीक है, हम कर लेंगे, कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कत नहीं, हम ये दोनों को कंप्लीट कर लेंगे। लेकिन यार क्या हो अगर हमें क्वथनांक का जो है मतलब पता ना हो, या जो हेमांक है इसका ही मतलब ना पता हो, तो कर तो लेंगे लेकिन आधा अधूरा कर लेंगे। तो पहले हम इनसे संबंधित चीजों को जानते हैं, है ना। तो भाई जो जो जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज भाई लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने 5 सच्चे मित्रों में वीडियो को जरूर से शेयर कीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगे ना तो ही लाइक कीजिएगा। आपको अच्छे से देखो, मैं गारंटी दे रहा हूं अच्छा लगेगा ही आपको, ठीक है ना। चलो यहाँ पर तो दूसरा अणुसंख्यक गुणधर्म है क्रम में क्वथनांक में उन्नयन, फिर है हेमांक में अवनमन। तो पहले हम क्वथनांक में उन्नयन पढ़ेंगे, ठीक है। क्वथनांक में उन्नयन, उन्नयन का मतलब क्या होता है? वृद्धि, ठीक है, पढ़ेंगे। लेकिन क्वथनांक क्या होता है पहले वो जानो। तो बेटा यहाँ शब्द लिखा हुआ है क्वथनांक। क्या लिखा हुआ है? क्वथनांक। जिसको अगर हम इंग्लिश में बोलें तो इसको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं बेटा? बॉइलिंग टेम्परेचर, या फिर बॉइलिंग पॉइंट भी बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? बॉइलिंग पॉइंट या बॉइलिंग टेम्परेचर। बॉइलिंग पॉइंट भी बोल देते हैं, बॉइलिंग टेम्परेचर भी बोल देते हैं, कोई परेशानी नहीं, ठीक है, हो गया। चलो इसको क्वथनांक, केवल जो क्वथनांक शब्द है उससे मतलब बता रहा है, उसका मतलब आपको बता रहा है। तो बेटा जो क्वथनांक होता है या हेमांक होता है, या फिर एक और शब्द आता है जिसका नाम है गलनांक। जिसका नाम क्या है बेटा? गलनांक, ठीक है, एक सेकेंड, जिसका नाम क्या है? गलनांक। तो बेटा ये जो तीन शब्द आपको दिख रहे हैं इसको हम बोलते हैं मेल्टिंग टेम्परेचर, ठीक है। कौन सा? मेल्टिंग मेल्टिंग टेम्परेचर, ठीक है ना। तो बेटा चाहे क्वथनांक हो, चाहे हेमांक हो, या फिर चाहे जो गलनांक हो, ये तीनों के तीनों क्या है बेटा? ताप है। तीनों के तीनों क्या है? ताप है। हाँ सर, इतना समझ में आ गया सर, ये ताप है। बट ताप कौन से हैं? क्वेश्चन ये सर, ताप तीनों हैं बट कौन सा ताप कौन सा है? इसे कौन सा ताप, इसे कौन सा ताप, इसे कौन सा ताप? तो सुनो मेरे डियर साथियों, क्वथनांक जो है वो क्या है? ताप है, ठीक है सर। लेकिन कौन सा ताप है? तो मेरे भाई क्वथनांक वह ताप होता है जिस ताप पर कोई द्रव किसमें परिवर्तित हो जाए? गैस में। मतलब कोई जो द्रव है वो उबलने लगे, उस ताप को ही हम क्वथनांक बोलते हैं। अच्छा ठीक है, तो भाई इसका मतलब तो ये हुआ सर सभी द्रवों का अलग अलग क्वथनांक होता है। हाँ बिल्कुल सही है, सभी द्रवों का अलग अलग क्वथनांक होता है। जैसे जल है, जैसे शुद्ध जल है, तो शुद्ध जल का जो क्वथनांक होता है वो कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। क्योंकि जो शुद्ध जल है या जो हमारे घर में जो जल है वो 100 डिग्री सेल्सियस पे गैस में परिवर्तित होता है, मतलब 100 डिग्री सेल्सियस पे उबलने लगता है, तो उसका क्वथनांक 100 होता है। जैसे एल्कोहल अगर देखें, क्या एल्कोहल, तो एल्कोहल का ताप कितना होता है? 78.3 डिग्री, ठीक है, सेल्सियस। तो 78.3 डिग्री है, तो एल्कोहल का क्वथनांक क्या हुआ? तो सभी द्रवों का क्वथनांक अलग अलग होता है मेरे डियर साथियों, है ना। तो ध्यान रखना, क्वथनांक क्या है? ताप। कौन सा ताप? तो वह ताप जिस ताप पर कोई द्रव गैस में परिवर्तित हो जाए या फिर उबलने लगे, उस ताप को हम क्या बोलेंगे? क्वथनांक। ये अपनी कॉपी में नोट करना है, अभी के अभी, अभी के अभी कॉपी में नोट करना है, ठीक है ना। चलो आ गया समझ में। एक और परिभाषा क्वथनांक की बेटा, एक और परिभाषा है, अथवा करके मैंने लिख दी। देखो बेटा, क्वथनांक ताप तो है ही है, बट कौन सा ताप? तो वह ताप जिस ताप पर किसी द्रव का वाष्प दाब, समझ रहे हो, यहाँ वाष्प दाब से संबंधित परिभाषा बताई गई है ना। तो वह ताप जिस ताप पर किसी द्रव का जो वाष्प दाब है वायुमंडलीय वाष्प दाब के बराबर हो जाता है, उस ताप को हम क्या बोलते हैं? क्वथनांक। मतलब मेरे पास एक ये द्रव है, मेरे पास क्या है? एक द्रव है, ठीक है ना, ये द्रव है। अब मैं आपको पता है अगर इसका ताप बढ़ाऊंगा तो इसके वाष्प दाब में भी क्या होगी? वृद्धि होगी। ताप बढ़ाऊंगा वाष्प दाब में वृद्धि, ताप बढ़ाऊंगा वाष्प दाब में क्या होगी? वृद्धि होगी। लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि ये जो द्रव है, इस द्रव का जो वाष्प दाब है वो वायुमंडलीय वाष्प दाब के बराबर हो जाएगा, या फिर वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाएगा, या ऐसा दाब भी लिख सकते हो आप,
वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाएगा। तो ये जो द्रव है, इस द्रव का जो वाष्प दाब जिस ताप पर वायुमंडलीय दाब के बराबर होगा, वही ताप जो है ना, वो ताप कहलाएगा क्वथनांक। ठीक है, तो ध्यान रखना मेरे भाई, जो जल है, साधारण जल जो हम घर में उबालते हैं, ये जो साधारण जल है, ये साधारण जल का जो वाष्प दाब है वो 100 डिग्री सेल्सियस पर वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, इसलिए 100 डिग्री सेल्सियस का क्या हो गया, क्वथनांक। इसी प्रकार एल्कोहल जो है ना 78.3 डिग्री सेल्सियस पर एल्कोहल का जो वाष्प दाब है वो वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, इसलिए इसका क्या है, क्वथनांक। तो ये दूसरी परिभाषा भी आपको याद रखनी है, ठीक है ना। चलो आ जाओ, क्वथनांक को समझ गए। अब एक चीज और समझ लो बेटा, इसको हम क्या बोल रहे हैं बेटा इंग्लिश में, बॉइलिंग टेम्परेचर। कौन सा टेम्परेचर, बॉइलिंग। अब ये चीजें आपको सबको नोट करना है। अब बॉइलिंग टेम्परेचर तो ध्यान रखना, तो टेम्परेचर का बेटा क्या, टी, टेम्परेचर का क्या, टी, और बॉइलिंग का क्या, बी। मतलब ध्यान रखना, क्वथनांक को हम किससे व्यक्त करते हैं, टीबी से। बेटा क्वथनांक को हम किससे व्यक्त करते हैं, टीबी से, क्योंकि क्वथनांक क्या है, बॉइलिंग टेम्परेचर, तो बॉइलिंग का बी और टेम्परेचर का टी, इसलिए हम टीबी से व्यक्त करेंगे। संकेत भी बहुत जरूरी चीजें हैं, हवा में नहीं बता रहा हूं आपको, ठीक है। एक एक चीज को अच्छे से समझ लो, फिर आगे जब करोगे ना तो फिर आसान लगेगा, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ो, ठीक है। अब हेमांक को हम क्या बोलते हैं बेटा, तो हेमांक को हम बोलते हैं फ्रीजिंग टेम्परेचर। कौन सा टेम्परेचर, फ्रीजिंग टेम्परेचर। तो यहाँ ध्यान से सुनना, टेम्परेचर का टी और फ्रीजिंग का एफ, इसलिए इसको हम किससे व्यक्त करते हैं, टी एफ से। तो ध्यान रखना, हेमांक को हम किससे व्यक्त करते हैं, टी एफ से। किससे, टी एफ से, ठीक है ना। आगे बढ़ो। अच्छा हेमांक क्या है, तो हेमांक बेटा क्या है, ताप है। क्या है, ताप। अच्छा सर ताप है, बट कौन सा ताप, तो मेरे डियर साथियों वह ताप है जिस ताप पर कोई द्रव किसमें परिवर्तित हो जाए, ठोस में। आपको पता है जो साधारण जल है हमारे पास, साधारण क्या है, जल। अगर हम जल को फ्रिज में रख देते हैं तो हमें पता है जो जल है वो बर्फ में परिवर्तित हो जाता है, लेकिन जो जल बर्फ में कितने ताप पर परिवर्तित हुआ है, वो ताप ही हमारा क्या होगा, हेमांक। मतलब हेमांक में हमें द्रव को, कोई जो बहने वाली वस्तु है, जो द्रव है, उसको हमें क्या बदलना पड़ता है, ठोस में, है ना। तो जो शुद्ध जल है या फिर जल है, जल का हेमांक कितना होता है बेटा, 0 डिग्री सेल्सियस, और जल का क्वथनांक कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। क्लियर है। अभी यहाँ पर कुछ चीजें और मैं बताने वाला हूँ, आप उनको ध्यान से समझना, ये बातें आप समझते जाओ, अपनी कॉपी में नोट करते जाओ। फिर एक और चीज आती है गलनांक, मेल्टिंग टेम्परेचर। तो व्यक्त किससे करेंगे, तो टेम्परेचर का टी और मेल्टिंग का एम, तो टी एम से इसको व्यक्त कर देंगे। क्या है, ताप है। सर कौन सा ताप है, तो बेटा गलनांक वो ताप होता है जिस ताप पर कोई ठोस किसमें परिवर्तित हो जाए, द्रव में। जैसे मान के चलो हमारे जो जल है बर्फ में बदल गया, ये जो बर्फ है वो ठोस है, अब ठोस को हमें क्या में बदलना है, द्रव में। तो अगर हम ये बर्फ के टुकड़े को फ्रिज से बाहर निकालेंगे, जैसे ही फ्रिज से बाहर निकालेंगे तो बाहर का ताप क्या होगा, ज्यादा होगा, और ज्यादा ताप पर वो जो बर्फ का टुकड़ा है वो क्या में परिवर्तित होने लगेगा, द्रव में परिवर्तित होने लगेगा कि नहीं, है ना। तो जो जल है, इस जल के लिए अगर हम देखें गलनांक तो कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस से अधिक, 0 डिग्री सेल्सियस से अधिक पर ये काय में परिवर्तित होने लगता है, द्रव में। तो ये हो गया, क्लियर है, ये बातें क्लियर है। अब यहाँ ध्यान से सुनो बेटा, अब देखो कुछ चीजें एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, वो आप अपनी कॉपी में नोट करना। देखो क्वथनांक में हमें क्या करना पड़ता है, द्रव को गैस में परिवर्तित, मतलब क्वथनांक में द्रव को गैस में परिवर्तित। अगर आप खुद सोचो, अगर किसी द्रव को हमें गैस में परिवर्तित करना है तो उसको हम गैस पे रख के उबालेंगे, मतलब ताप देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा। अगर किसी द्रव को गैस में परिवर्तित करना है तो हमें ताप क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, जब तो वो गैस में परिवर्तित होगा। अगर ताप नहीं बढ़ाओगे तो वो गैस में परिवर्तित हो जाएगा, मतलब आप जल को गर्म नहीं करोगे तो वो गैस में परिवर्तित हो सकता है क्या, कभी हो सकता है। आप बोलोगे सर नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। तो ध्यान रखना बेटा, क्वथनांक में यहाँ पर आप नोट कर लेना, यहाँ पर आप इसमें ऐड कर लेना, जो क्वथनांक है इसमें हमें क्या करना होता है, ताप बढ़ाना पड़ता है, ठीक है, ताप बढ़ाना पड़ता है, ताप बढ़ाना पड़ता है, ठीक है, बढ़ाना पड़ता है, ठीक है, बढ़ाना पड़ता है। अब कौन सा आएगा वो आप देख लेना, ठीक है। ताप हमें बढ़ाना पड़ता है किसमें, क्वथनांक में। और लेकिन हेमांक की अगर बात करें तो हेमांक में हमें ताप बेटा क्या करना पड़ता है, घटाना पड़ता है, ठीक है, ताप हमें क्या करना पड़ता है, घटाना पड़ता है, ठीक है। ये वाला ला आएगा, ठीक है, ये वाला, ठीक है। तो ताप घटाना किसमें पड़ता है,
किसमें? और हिमांक में। हिमांक में क्यों घटाना पड़ता है? क्योंकि हिमांक में हमें द्रव को बर्फ में बदलना है ना, द्रव को ठोस में बदलना है ना, और किसी द्रव को अगर ठोस में बदला हुआ है तो ताप घटाना पड़ेगा। इसीलिए तो जल को आप फ्रिज में रखते हो, क्योंकि फ्रिज का ताप क्या होता है? कम होता है, और जैसे ही ताप कम होगा तो ठंडक क्या होती है? बढ़ जाती है। जैसे अभी ताप ज्यादा है, अभी ताप ज्यादा है तो गर्मी ज्यादा हो रही है, लेकिन ताप जब घटेगा तो ठंडक आ जाएगी, है ना? ऐसा ही होता है ना। तो ध्यान रखना कि हिमांक में ताप को आपको क्या करना पड़ेगा? घटाना, लेकिन क्वथनांक में आपको ताप को क्या करना पड़ता है? बढ़ाना, और इसमें भी ताप को बढ़ाना पड़ता है। ठीक है, तो ये जो बातें हैं आपको बताई हैं, ये बहुत अच्छे से याद रखना, क्योंकि आगे अब हम जो करने वाले हैं उसमें ये बातें सभी हेल्पफुल होने वाली हैं। क्योंकि बिना कॉन्सेप्ट के यहाँ मतलब मैं आपसे कोई बात ही नहीं करता, आपको कोई चीज लाता ही नहीं हूँ बिना कॉन्सेप्ट के। जब तक मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट नहीं सिखा देता तब तक कोई टॉपिक स्टार्ट कहाँ होता है बेटा, आपको पहले से ही पता है मुझसे अगर जुड़े हो तो, है ना। तो प्लीज वीडियो को लाइक करो, अच्छा लग रहा है ना वीडियो को लाइक करो, अभी के अभी बाद में आप भूल ही जाते हो, है ना। लाइक करो, वीडियो को शेयर करो, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। अब बेटा जो आपका क्वथनांक में उन्नयन है, उस क्वथनांक में उन्नयन को हम पढ़ते हैं। तो पहले इसको हम हटा देते हैं, फिर हम इसको पढ़ते हैं। अब देखना क्या लिखा है शब्द क्वथनांक में उन्नयन। अब ये जो उन्नयन शब्द है, क्या है? उन्नयन। इस उन्नयन का मतलब क्या होता है? तो बेटा उन्नयन का मतलब तो वृद्धि होता है। उन्नयन का मतलब तो क्या होता है? वृद्धि। और क्वथनांक का मतलब क्या है? ताप। ध्यान से सुनना मेरी बात मेरी बात ध्यान से सुनना। उन्नयन का मतलब क्या है? वृद्धि है। उन्नयन का मतलब क्या है? वृद्धि। देखो यहाँ पर ये लिख दे रहा हूं मैं, क्वथनांक, क्वथनांक में उन्नयन, क्वथनांक में उन्नयन, यहाँ समझा रहा हूं मैं, ध्यान समझना। क्वथनांक में उन्नयन, तो जो उन्नयन शब्द है इसका मतलब क्या होता है? वृद्धि। इसका मतलब क्या है? वृद्धि। और क्वथनांक का मतलब क्या होता है? ताप। क्वथनांक तो ताप है, क्वथनांक तो क्या है? ताप। और उन्नयन का मतलब क्या है? वृद्धि। तो मतलब ये क्या होना चाहिए? पूरा क्वथनांक उन्नयन। क्वथनांक उन्नयन ना बोलो तो ताप में क्या बोल सकते हो? वृद्धि। ताप में क्या बोल सकते हो? वृद्धि। मतलब क्वथनांक उन्नयन क्या है बेटा? ताप में वृद्धि है। तो जो ताप में वृद्धि होती है, अगर साधारण शब्दों में बोलूं, बिल्कुल इजी शब्दों में बोलूं, तो जो क्वथनांक ताप में जो वृद्धि होती है, जो ताप में वृद्धि है, वही वृद्धि क्वथनांक उन्नयन है। सर कैसे? आओ जरा समझते हैं ध्यान से, ध्यान सुनना। देखो मेरे पास बेटा ये एक पात्र है, ठीक है, और मेरे पास एक और पात्र बना ले रहा हूं ये। अब यहाँ ध्यान से शब्दों को समझना, शब्दों का ही खेल है, समझने का ही खेल है, बाकी और कुछ नहीं, ठीक है। चलो मेरे पास बेटा यहाँ पर शुद्ध विलायक है। क्या है बेटा? यहाँ पर शुद्ध विलायक। और शुद्ध विलायक क्या होता है? जल होता है, तो ये शुद्ध विलायक, ठीक है। अब बताओ, जब मैं इस शुद्ध विलायक को क्या करूंगा? गर्म करूंगा। जब मैं इस शुद्ध विलायक को क्या करूंगा? गर्म करूंगा, तो मुझे पता है इस शुद्ध विलायक के ऊपर खूब सारे क्या बनेंगे? बाष्प अणु बनेंगे। बोलो बनेंगे कि नहीं? बहुत सारे बाष्प अणु बनेंगे। और जब बहुत सारे बाष्प अणु बनेंगे तो बहुत सारे बाष्प अणु टूटेंगे भी। जब बहुत सारे बाष्प अणु बनते हैं तो बहुत सारे बाष्प अणु टूटते भी हैं। हाँ ठीक है, तो जब बहुत सारे बाष्प अणु टूटेंगे तो यहाँ बहुत सारा क्या होगा? दाब होगा। अब बहुत सारा वाष्प दाब होगा तो मतलब जो शुद्ध विलायक है इसका जो वाष्प दाब है वो क्या होगा? मतलब P0E है, वो क्या होगा? अधिक होगा। वो क्या होगा? अधिक होगा, ठीक है। और यहाँ जो शुद्ध विलायक है, ये जो शुद्ध विलायक है इसका कुछ ना कुछ ताप भी होगा, कुछ ना कुछ क्या होगा? ताप भी होगा। अब जैसे वाष्प दाब अधिक है तो इसका जो ताप है वो भी अधिक होगा। अब जब ताप अधिक है तो क्वथनांक भी क्या होगा? अधिक होगा। क्वथनांक भी क्या होगा? अधिक होगा, या फिर जो भी क्वथनांक यहाँ पर होगा। तो याद, या फिर ऐसा याद रखो, जब इसको गर्म करेंगे तो शुद्ध विलायक को, तो इसका वाष्प दाब तो क्या होगा? अधिक होगा। वाष्प दाब क्या होगा? अधिक होगा। और इस स्थिति में ये जो द्रव है इसका कुछ ना कुछ क्वथनांक भी होगा। तो मान लेते हैं इसका क्वथनांक जो है वो है T0B। क्या है? T0B। अब यहाँ ध्यान रखना, आप सर T0B क्यों लगा रहे हैं? तो देखो आपको पता है, अभी मैं आपको बता चुका हूँ, क्वथनांक को हम किससे व्यक्त करते हैं? TB से। किससे? TB से। बट ये शुद्ध विलायक है ना जल, तो शुद्ध विलायक के लिए हमने क्या लगा दिया? नॉट। तो ये यहाँ पर इसका क्या हो गया? क्वथनांक। तो शुद्ध विलायक का क्वथनांक क्या होता है? T0B। क्यों? समझ में आ गया? क्योंकि TB तो क्या है? क्वथनांक, लेकिन शुद्ध है इसलिए नॉट लगा दिया, ठीक है। अब यहाँ ध्यान सुनना, ध्यान सुनना। तो बेटा मैं आगे क्या कर रहा हूं, जो केवल जल था इस जल में मैंने नमक मिला दिया। जल में मैंने क्या मिला दिया? नमक। तो जैसे ही मैंने नमक मिलाया, जैसे ही मैंने जल में नमक मिलाया तो नमक जल के साथ मिल गया।
नमक जल के साथ क्या हो गया, मिल गया। और जब मैं इसको क्या करूंगा, गर्म, जब मैं इसको गर्म करूंगा तो नमक तो जल में मिल गया, और नमक आपको पता है आवासशील विलेय है। नमक क्या है, आवासशील विलेय है। तो जैसे ही नमक जब को इसको दोनों को मिलाए तो ये दोनों मिल गए, तो जैसे ही अब मैं इसको गर्म करूंगा तो नमक तो वाष्प में परिवर्तित होगा नहीं, बोलो नमक क्या वाष्प में परिवर्तित होगा, आप बोलोगे सर नहीं होगा। तो नमक खुद तो वाष्प में परिवर्तित होगा नहीं, साथ में क्या करेगा बेटा, ये जल के अणु को भी वाष्प में परिवर्तित होने से रोकेगा, इसलिए इसके ऊपर कम वाष्प अणु बनेंगे, और जब कम वाष्प अणु बनेंगे तो इसका जो वाष्प दाब है मतलब Pa है वो भी क्या होगा, कम होगा। और वैसे भी आपको पता है कि जब शुद्ध विलायक में आवासशील मिलाते हैं तो वाष्प दाब में कमी हो जाती है। तो आप क्यों के साथ एक्सप्लेनेशन के साथ ये क्वेश्चन पढ़ चुके हो। तो वाष्प दाब क्या हो जाएगा, कम। अब लेकिन वाष्प दाब तो कम होगा, वाष्प दाब तो कम होगा, लेकिन इसका जो क्वथनांक है वो बढ़ जाएगा। अच्छा सर वो क्यों बढ़ जाएगा, तो ध्यान सुनो। यहां पर बेटा हम किसको कर रहे थे गर्म, केवल जल को। किसको गर्म कर रहे थे, केवल और केवल जल को कर रहे थे। लेकिन अब यहाँ जल में नमक मिल गया तो नमक को भी तो गर्म करना पड़ेगा, और जब नमक को भी गर्म करना, यहाँ केवल जल था, अब यहाँ इसमें नमक आ गया, तो जब नमक को भी गर्म करेंगे तो हमें यहाँ पर ताप क्या करना पड़ेगा, ज्यादा देना पड़ेगा। मतलब यहाँ पर जो ताप होगा वो क्या होगा, ज्यादा होगा। अब भले वाष्प दाब कम हो जाएगा, लेकिन जो ताप है इसका इससे तो ज्यादा होगा, क्योंकि अब हमें नमक को भी गर्म करना पड़ रहा है। तो मान लेते हैं यहां पर जो भी विलयन है इसका जो क्वथनांक है वो आपका क्या है, टीबी है। यहां पर शुद्ध था तो नोट लगा दिया था, यहां शुद्ध नहीं है तो नोट नहीं लगा रहा है, तो इसका क्वथनांक जो है वो आपका क्या हो गया, टीबी। लेकिन यहां जो टीबी है वो बताओ ज्यादा है कि कम है, इससे इसके कंपेयर में बताना, कंपेयर करके बताना। यहां जो भी था वो मान लिया ये था, लेकिन इसके कंपेयर में इसका जो ताप है वो क्या होगा, आप बोलोगे सर ज्यादा होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ जल को गर्म कर रहे थे केवल, लेकिन यहाँ जल और नमक दोनों को गर्म कर रहे हैं, मतलब ताप हमें क्या करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं बढ़ाना पड़ेगा। मतलब ये जो टीबी है वो क्या होगा, अधिक होगा। ये जो टीबी है वो क्या होगा, अधिक होगा। और यहाँ जो टी नॉट भी है वो क्या होगा, कम होगा। किसके कंपेयर में, ये किसके कंपेयर में कम होगा, इसके। और ये किसके कंपेयर में अधिक होगा, इसके। बात क्लियर है, ठीक है। अब यहाँ देखो शब्द लिखा हुआ क्वथनांक में उन्नयन। अब उन्नयन मतलब क्या होता है, वृद्धि। तो भाई मैंने आपको कभी जिंदगी में एक बात बताई होगी, वृद्धि हो या कमी, वृद्धि हो या कमी कभी बताई होगी, और कभी क्या, जब मैं वाष्प दाब में अवनमन पढ़ा रहा था तभी बताई थी। तो कमी हो या क्या हो, वृद्धि। तो कमी हो या वृद्धि हमेशा बेटा बड़े में से छोटे को घटा के निकालती है, हमेशा बड़े में से छोटे को घटा के निकालते हैं, कमी हो या फिर क्या हो, वृद्धि हो। तो यहाँ वृद्धि हुई है तो ये ज्यादा है और ये क्या है, कम। तो बड़ा वाला कौन है, टीबी, और छोटा वाला कौन है, टी नॉट बी। तो अगर मैं यहाँ जो वृद्धि है वो निकालूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा बेटा, जो टीबी है बड़ा वाला, ये टीबी, इसमें से हमें क्या घटाना पड़ेगा, टी नॉट बी को। जब टीबी में से टी नॉट बी को घटा देंगे तो जो वृद्धि निकलेगी वही वृद्धि क्या होगी, क्वथनांक में उन्नयन। लेकिन टीबी माइनस टीबी माइनस टी नॉट बी है, तो ये टीबी में क्या है, परिवर्तन। तो परिवर्तन के लिए डेल लिख सकता हूं, बट ये परिवर्तन किस में है, टीबी में है। तो अगर ओवरऑल देखूं तो टीबी माइनस टी नॉट बी को हम क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं डेल टीबी। और जो डेल टीबी है वो क्वथनांक में उन्नयन है। तो क्वथनांक में उन्नयन कैसे निकला। अच्छा अगर कोई पूछ ले कि सर टीबी में से ही क्यों घटा है, क्यों घटाया टीबी में से, क्योंकि क्वथनांक टीबी क्या है, बड़ा, और टी नॉट भी क्या है, छोटा। अच्छा कैसे बड़ा कैसे छोटा, तो भाई आपको पता है ना, जब शुद्ध विलायक में कोई आवासशील विलेय मिलाते हैं तो वाष्प दाब में क्या हो जाती है, कमी। लेकिन अब वाष्प दाब में तो कमी होती है, लेकिन क्वथनांक में क्या होती है, वृद्धि हो जाती है। क्योंकि भाई पहले हम जल को गर्म कर रहे थे, अब जल और नमक को गर्म कर रहे हैं, तो ज्यादा ताप देना पड़ेगा ना, तो ताप में तो वृद्धि हो जाएगी। अब ताप में वृद्धि मतलब क्वथनांक में वृद्धि। तो वाष्प दाब में तो कमी होगी, लेकिन क्वथनांक में क्या हो गई, वृद्धि हो गई। और जो वृद्धि हुई है वही वृद्धि क्या होगी बेटा, क्वथनांक में उन्नयन। और ये वृद्धि निकालना है तो बड़े में से छोटे को घटाना पड़ेगा। ये बड़ा था, क्यों था, क्योंकि ये ज्यादा था, ताप बढ़ गया था ना, और ये कम था, तो टीबी में से टी नॉट बी को घटा दिया, ठीक है ना। तो यहाँ देखो शब्द लिखे हुए हैं, जब किसी शुद्ध विलायक में कोई आवासशील विलेय मिला दिया जाता है तो बने विलयन के वाष्प दाब में कमी हो जाती है, कम हो जाता है।
अब वास्तव में तो कमी होगी, लेकिन क्वथनांक में क्या हो जाती है? वृद्धि। और यही वृद्धि क्या कहलाती है? यही वृद्धि मेरे डियर साथियों कहलाती है क्वथनांक में अन्य। और इसको किससे व्यक्त करते हैं? डेल टीवी से। कैसे आया? ऐसे आया। तो यहाँ पर ध्यान सुनो, मैं अच्छे से लिख के बता दे रहा हूँ, ठीक है ना। यहाँ देखो, यहाँ लिख लेना, इसे डेल टीवी से व्यक्त करते हैं, डेल टीवी से व्यक्त करते हैं, ये लाइन लिख लेना। अच्छा, डेल टीवी आया कैसे? तो यहाँ ध्यान से सुनो मेरी बात, यहाँ मेरी बात ध्यान से सुनो। यदि शुद्ध विलायक का क्वथनांक टी नॉट बी व विलयन का क्वथनांक। अब विलयन कैसे बना? तो विलयन में हमने आवासशील विलय मिला दिया, जैसे नमक है ना, वह विलयन का क्वथनांक टीवी है तब। तो अब विलयन का क्वथनांक क्या हो गया? ज्यादा हो गया। ये वाला ज्यादा है और ये वाला क्या है? कम। तो ज्यादा में बड़े वाले में छोटे वाले को घटा के निकालते हैं, तो ज्यादा कौन है? टीवी, और कम कौन है? टी नॉट बी। तो अगर हम टीवी में से, यहाँ लिख देना तब, टीवी में से टी नॉट बी को घटा दें तो ये बन जाता है आपका डेल टीवी। मतलब देखो, ये बन जाता है क्वथनांक में उन्नयन। क्वथनांक में क्या बन गया? उन्नयन। बट इसको हम कैसे लिख सकते हैं? देखो, टीवी में परिवर्तन होता है ना, तो परिवर्तन है, तो परिवर्तन के लिए डेल, और ये किसमें है? टीवी में है, तो ये आपका डेल टीवी। ठीक है, तो ऐसे बनाइए। ठीक है, तो ये बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए। ध्यान रखना, क्वथनांक उन्नयन को डेल टीवी से व्यक्त करते हैं। आज के बाद आपको याद रखना। अब क्वथनांक उन्नयन हो गया सर, कोई परेशानी नहीं, क्वथनांक उन्नयन हो गया। लेकिन बेटा आगे एक बात और पढ़ना है आपको, एक चीज और जानना है। अच्छा सर, वो क्या चीज है, वो और बताओ। तो बेटा ये आपको जानना है कि ये देखो, आपने पढ़ा है मोलरता। मोलरता किसके ऊपर डिपेंड करती है बेटा? बताओ। मोलरता मोलों की संख्या के ऊपर डिपेंड करती है। आपने मोलरता पढ़ के रखा है, आपने पहले पढ़ लिया मोलरता। तो मोलरता किसके ऊपर निर्भर करती है? तो आप बोलोगे सर, जो मोलरता है वो मोलों की संख्या के ऊपर निर्भर करती है। किसके ऊपर निर्भर करती है बेटा? मोलों की संख्या के ऊपर। किसके ऊपर बेटा? मोलों की संख्या के ऊपर। अब मोलों की संख्या और अणु संख्या क्या है? तो अणु संख्या गुणधर्मी सर मोलों की संख्या या फिर अणुओं की संख्या पर निर्भर करने वाला गुण है। अणु संख्या गुणधर्म में भी अणुओं की संख्या पर निर्भर करने वाला गुण है। अब अणुओं की संख्या कोई तो मोलों की संख्या बोलते हैं, अणुओं की संख्या कोई तो क्या बोलते हैं? मोलों की संख्या बोलते हैं। अणु, परमाणु और आयनों की संख्या को ही मोलों की संख्या कहते हैं। ये आपने 11वीं में परिभाषा पढ़ी होगी कि ना। तो देखो, अणु संख्या गुणधर्म अणुओं की संख्या पर डिपेंड करता है और मोलरता मोलों की संख्या के ऊपर डिपेंड करता है। मतलब ये जो एक दूसरे के ऊपर निर्भर करते हैं, मतलब जो मोलरता है वो और जो अणु संख्या गुणधर्म है वो एक दूसरे के ऊपर निर्भर करते हैं। तो बेटा आगे ये बात सिद्ध हुई है कि यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूं, यहाँ लिख दे रहा हूं प्रयोगों द्वारा। यहाँ लिख देना किंतु, क्या लिख देना? किंतु प्रयोगों द्वारा सिद्ध होता है कि। अब प्रयोगों द्वारा क्या सिद्ध होता है बेटा? प्रयोगों द्वारा ये सिद्ध होता है कि जो आपका क्वथनांक में उन्नयन है, मतलब जो डेल टीवी होता है क्वथनांक में उन्नयन, जो क्वथनांक में उन्नयन है, ये क्वथनांक में उन्नयन मोलरता के कैसा होता है? समानुपाती। अच्छा सर क्यों होता है? तो अभी तो बताया कि मोलरता भी मोलों की संख्या के ऊपर डिपेंड करता है और क्वथनांक में उन्नयन अणु संख्या गुणधर्म है और अणु संख्या गुणधर्म ही कणों की संख्या के ऊपर निर्भर करता है और कणों की संख्या मतलब मोलों की संख्या। तो दोनों एक जैसे कार्य करते हैं। ये भी मोलों की संख्या पर डिपेंड करता है, ये भी मोलों की संख्या पर डिपेंड करता है। मतलब ये जो क्वथनांक में उन्नयन है वो मोलरता के कैसा होता है? समानुपाती। कैसा होता है? समानुपाती। समानुपाती का मतलब अगर क्वथनांक में उन्नयन बढ़ रहा है तो मोलों की संख्या भी क्या होगी? बढ़ेगी, और क्वथनांक में उन्नयन घट रहा है तो मोलों की संख्या भी क्या होगी? घटेगी। ये कहना बस आपसे चाहता हूँ। ठीक है, चलो आगे बढ़ो, ध्यान से सुनना मेरी बात। अब ये समानुपाती हो गया। अब समानुपाती हो गया, जब समानुपाती का चिन्ह हटाया जाता है तब क्या आता है? एक नियतांक आता है। तो यहाँ नियतांक क्या लिया जाएगा? के लिया जाएगा।
बट ये कौन सा नियतांक है, कब आया, तो क्वथनांक पर आया, और क्वथनांक को हम क्या बोलते हैं, वॉल्यूम। तो इसलिए जो क्वथनांक है इसको हम के बी से, मतलब यहाँ जो नियतांक आएगा उसको हम के बी से व्यक्त करेंगे। तो समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे, एक नियतांक आएगा बट नियतांक के होगा, बट ये क्वथनांक है इसलिए हमने यहाँ पर जो नियतांक है वो क्या लिया, के बी, और ये एम जो है ना ज्यों का त्यों रहा। ठीक है ना बेटा। तो आगे मैं बेटा करूंगा क्या, यहाँ पर ये लिख दूंगा, जहां जहां के भी एक नियतांक है, के भी एक नियतांक है जिसे जिसे क्या कहेंगे, तो जिसे हम क्या बोलेंगे, जिसे क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक या मूलल उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर बेटा जो केवी है वो क्या है, एक नियतांक है, जैसे हम क्या बोलते हैं, क्वथनांक में उन्नयन हुआ तब आया ना, तो क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक या इसको मूलल उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। ठीक है सर, यहाँ तक तो बहुत बात अच्छे से क्लियर हो गई। लेकिन मेरे भाई आपको एक बात यहाँ और याद रखनी है, वो याद क्या रखनी है, तो बेटा यहाँ पर जो क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक है केवी, इसकी परिभाषा एग्जाम में पूछी जाती है, तो इसकी परिभाषा निकालना बहुत जरूरी है ना। तो परिभाषा निकालते हैं। तो बेटा परिभाषा जो है ना हम इस फॉर्मूले से निकालेंगे, ये जो फॉर्मूला दिख रहा है ना इससे निकालेंगे। तो अगर हमें इससे परिभाषा निकालना है तो बेटा ये जो m है इसकी वैल्यू हमें क्या रखनी पड़ेगी, 1। ठीक है, मतलब हमें यहाँ पर जो m है उसकी वैल्यू कितनी रखनी पड़ेगी, 1। मतलब 1, यदि ऐसे लिखना पड़ेगा, यदि m बराबर 1 मूलल, कितना मूलल बेटा, 1 मूलल, मूललता है ना, तो मूललता का मात्रा क्या होता है, मूलल या मोल पर केजी होता है। मूललता क्या होता है, मूलल या फिर मोल पर केजी। तो m बराबर क्या रख दो आप, 1 मोल पर केजी, 1 मोल पर केजी, या फिर मोल पर केजी को हम क्या बोल देते हैं बेटा, मोलल बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, मोलल बोलते हैं। तो यदि m का मान यहाँ मैं 1 रखूं, परिभाषा मुझे केवी की निकालना है, तो m का मान मैंने क्या रख दिया, 1। और जब मैं m का मान 1 रखूंगा तो डेल टीबी बराबर क्या हो जाएगा, केबी हो जाएगा। m का मान कितना रख दिया, 1 रख दिया, और 1 का मतलब कोई होता नहीं है, तो जो डेल टीबी है वो किसके बराबर हो गया, केबी के बराबर हो गया। अब यहाँ ध्यान सुनना, डेल टीबी क्या है, क्वथनांक में उन्नयन। डेल टीबी क्या है, क्वथनांक में उन्नयन, और केबी क्या है, क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक। तो अब ये जो दोनों बराबर आ गए हैं, अब ये दोनों बराबर आ गए, मतलब ये क्वथनांक में उन्नयन क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक के बराबर आ गया। तो कह दो ना, अब ये बराबर आ गए ना, अब जब बराबर आ गए तो हम कह देना इसको ये कहते हैं, मतलब क्वथनांक में उन्नयन को ही क्या बोलते हैं, क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक बोलते हैं। लेकिन ये बराबर कब आए, जब m का मान हमने कितना रखा, 1 मोलर या 1 मोल पर केजी, तब आए ना। तो आप इसको कह दो ना, इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी फिर, अतः, क्या लिख देना, अतः एक मोलल लिख दो या मोल पर केजी लिख दो। ठीक है, अतः 1 मोलल बिलियन के लिए, 1 मोलल बिलियन के लिए, 1 मोलल बिलियन के लिए होने वाला क्वथनांक में उन्नयन, होने वाला क्वथनांक में उन्नयन, देखो क्वथनांक में उन्नयन है ना, तो होने वाला क्वथनांक में उन्नयन ही क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक कहलाता है। आई बात समझ में। तो ध्यान रखना, 1 मोलल बिलियन के लिए, ठीक है, 1 मोलल बिलियन के लिए जो होने वाला क्वथनांक में उन्नयन है वही क्या कहलाएगा, क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक। लेकिन भाई एक मुझे यहाँ डाउट है, ठीक है, एक मुझे यहाँ डाउट है, चलो कोई डाउट नहीं, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। ठीक है, तो ध्यान रखना, 1 मोलल बिलियन के लिए होने वाला जो क्वथनांक में उन्नयन है वही क्या कहलाएगा बेटा, क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक कहलाएगा। वही क्या कहलाएगा, क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक। और क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक को हम किससे व्यक्त करेंगे, केबी से व्यक्त करेंगे बेटा। किससे व्यक्त करेंगे बेटा, केबी से व्यक्त करेंगे। आई होप आपको बहुत अच्छे से ये बात क्लियर हो गई होगी। ठीक है, तो आप मोलल की जगह क्या लिख सकते हो, 1 मोल पर केजी,
लेकिन यहाँ बात मुझे देखो डाउट आई थी, चलो मैं बता ही दे रहा हूँ, एक कोई दिक्कत नहीं, बता ही दे रहा हूँ। देखो बेटा, जो मूललता है, मूललता में बिलियन नहीं होता, क्या होता है, बिलायक होता है। क्या होता है, बिलायक। तो यहाँ बिलियन की जगह आप बिलायक लिख लेना, बिलायक लिख लेना, क्योंकि मूललता में बिलियन नहीं होता, बिलायक होता है ना, तो बिलायक लिख लेना। अब क्लियर है। अतः एक मूलल बिलायक के लिए होने वाला क्वथनांक में उन्नयन ही क्या कहलाता है, क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक, और इसे हम किससे व्यक्त करते हैं, केवी से। क्लियर है, ये बात बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गई होगी बेटा, कोई परेशानी कोई दिक्कत नहीं ना। चलो अब यहाँ देख लो बेटा, ये तो हमारा कंप्लीट हो गया, ये तो हमारा कंप्लीट हो गया, हमें समझ में आ भी गया। अब यहाँ पर बेटा हमारा एक अगला क्वेश्चन बनता है कि जो क्वथनांक में उन्नयन है, इस क्वथनांक में उन्नयन की सहायता से विलेय के आणविक द्रव्यमान, अब विलेय का आणविक द्रव्यमान मतलब एमबी, विलेय के आणविक द्रव्यमान किससे व्यक्त करते हैं, एमबी से, तो विलेय के आणविक द्रव्यमान मतलब एमबी की गणना कीजिए। ये हमारा पेपर में क्वेश्चन आता है। तो आओ जरा हम इस क्वेश्चन को भी बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लेते हैं। आई होप ये सब चीजें आप लिख रहे होंगे अपनी कॉपी में, है ना, क्योंकि आपको सारी चीजें लिखना है। ये आपको इस हिसाब से कराई जा रही है, इस हिसाब से पढ़ाया जा रहा है कि बेटा आपको अपनी कॉपी में लिखते हुए चलना है। कुछ समय के लिए आपको वॉइस में थोड़ी प्रॉब्लम आई होगी, क्योंकि माइक लगाना ही भूल गया था मैं एकदम पढ़ाने लगा आके भूल ही गया था, ठीक है ना। चल, तो क्वेश्चन बेटा हमारा ये बनता है कि क्वथनांक में उन्नयन की सहायता से विलेय के आणविक द्रव्यमान की गणना कीजिए। आओ जरा हम कर लेते हैं। तो बात बहुत इजी है, कोई परेशानी नहीं है। तो बस हमें यहाँ अकेला लिखना है, हम जानते हैं, हम जानते हैं। अब हम क्या जानते हैं भाई, हम तो बहुत सारा जानते हैं, बट इससे संबंधित क्या जानते हैं, तो बेटा हम ये जानते हैं कि जो क्वथनांक में उन्नयन है डेल टीबी है, वो किसके समानुपाती होता है, मूललता के। हाँ सर, कोई परेशानी नहीं है। अब आपको पता है जब जब आप समानुपाती का चिन्ह हटाओगे तब तब एक नियतांक आएगा, तो वो क्या आता है, केबी, और ये रहा एम, इसको दे देना समीकरण नंबर 1। अब आप केबी क्या है आप जानते हो, केबी क्या है, मूलल उन्नयन स्थिरांक या क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक, परिभाषा भी आप लिख चुके, ये जानते हो, तो अब इसको बताने की जरूरत नहीं है। तो आपको बस इतना सा काम करना है, और वो इतना सा काम में किंतु लगाना है। किंतु जो एम है क्या है, मूललता, किंतु एम क्या है, मूललता। और आपने जो मूललता एम है इसका सूत्र पहले पढ़ के रखा है, अभी नहीं, ये पहले पढ़ के रखा, मैं आपको पढ़ा चुका हूं ना मूललता। तो यहाँ जो मूललता का जो भी सूत्र है वो आप बताइए। तो यहाँ मैं लिख दे रहा हूं, क्या होता है बेटा, WB इंटू 1000 अपॉन MB इंटू WA, और ये WA काय में था बेटा, सॉरी ग्राम में था, WA काय में था, ग्राम में था। क्या आपने यही फॉर्मूला पढ़ा है, बिल्कुल। तो जो m का जो फॉर्मूला आया है वो m का मान उठा के यहाँ रख दो, तो लिख देना स्मॉल m का मान, स्मॉल m का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर ये रख दो। अब समीकरण 1 में मान रखेंगे, तो समीकरण 1 ये है, तो ये तो आपका डेल टीबी ज्यों का त्यों रहा, और ये रहा आपका केबी, केबी ज्यों का त्यों। अब m की जगह m का जो मान है वो रख दो, तो m की जगह क्या रख दो, WB इंटू 1000 अपॉन MB इंटू WA काय में बेटा, GM में। तो ये हमें किसका मान निकालना है, तो सर हमें तो MB बनाना है, हमें तो MB की गणना करना है। तो बेटा जब MB की गणना करना है तो जो आपको दिख रहा है ना, ये MB दिख रहा है ना, ये जो MB है, MB को उठा के आप कहाँ ले जाओ, डेल टीबी की जगह, और डेल टीबी को कहाँ ले आओ, MB की जगह। इतना सा तो काम करना है आपको, MB की गणना करनी है ना, तो MB को ले जाओ इधर और डेल टीबी को ले आओ इधर। तो जब MB इधर चला गया तो ये क्या हो गया आपका MB, बराबर में कौन पहुंचा, ये इधर पहुंच गया MB। अब बराबर इधर कौन है, KB, और ऊपर देखना WB, और कौन है 1000, नीचे कौन है, तो देखो डेल टीबी आ गया MB की जगह, तो ये रहा डेल टीबी, और ये रहा WA, और WA काय में बेटा, GM में, काय में, GM में। तो ये MB का क्या निकल गया, सूत्र निकल गया, MB का क्या निकल गया, सूत्र निकल गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो ये क्वेश्चन का जवाब है, ये क्वेश्चन का क्या हो गया, जवाब हो गया, MB निकल गया। तो ये जो है ना, आप निकालना सीखना कि कैसे निकला, ये निकालना सीखना, ये याद नहीं रखना, या याद रखोगे तो भूल भी जाओगे। लेकिन आपको अगर पता है कि यार डेल टीबी MB के समानुपाती होता है, समानुपाती हटाया ये आ गया, फिर M का मान रख दिया, और M का मान रख दिया, MB निकाल लिया। तो ऐसे करके आप ये निकालना सीखना। तो कभी कभी अगर डेल टीबी निकालना है तो ये इधर ले जाओ, ये इधर ले जाओ, है ना, WA निकालना है तो ये इधर ले जाओ, ये इधर ले जाओ। तो किसी 2-3-4 फॉर्मूले आप बना सकते हो इससे, जैसे डेल टीबी का बना सकते हो, WA का बना सकते हो, KB का बना सकते हो, ऐसे बना सकते हो ना, तो ये हो जाएगा। ठीक है। अब एक और बात,
ये तो हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होने की ओर बढ़ रहा है, लेकिन क्वथनांक में उन्नयन का ग्राफ भी तो पेपर में आता है, आपसे पूछ लेता है। तो यहाँ पर क्वथनांक में उन्नयन का ग्राफ, क्वथनांक में उन्नयन का ग्राफ और बना लो भाई, क्योंकि ग्राफ भी आपको जरूरी है। तो यहाँ ध्यान रखना, ग्राफ कितने अक्षों पे, देखो बेटा ग्राफ तो आपका कोई सा भी हो, ग्राफ आपका क्या हो, कोई सा भी हो, हमेशा कितने अक्षों पे बनता है, 2 अक्षों पे। तो बेटा ये जो अक्ष है वो कौन सा होता है, y, और ये जो अक्ष है वो कौन सा होता है, x। तो बेटा जो y अक्ष है इस पर मैं ले रहा हूँ वाष्प दाब, क्या ले रहा हूँ बेटा, वाष्प दाब। तो ये जो अक्ष है इस पर मैंने क्या लिया, वाष्प दाब लिया, और जो ये अक्ष है इस पर मैं क्या लूंगा, ताप लूंगा बेटा, क्या लूंगा, ताप। और आपको पता है ये 2 पॉइंट जहां पर काटते हैं वो क्या होता है, 0 होता है। तो अक्ष 2 अक्षों पे, देखो ग्राफ हमेशा कितने अक्षों पे बनता है बेटा, 2 अक्षों पे। तो x पर और y, तो ये आपका x है और ये क्या है, y। क्लियर है। अब जो क्वथनांक में उन्नयन का जो ग्राफ है वो किस किस के बीच बनता है, तो वाष्प दाब और किसके बीच बनता है, ताप और किसके बीच बनता है, वाष्प दाब। अब एक बात और पता है सर, वो बात क्या है, तो वो बात आपको ये बेटा है, ये पता है कि जब ताप बढ़ाते हो तो वाष्प दाब में क्या होती है, वृद्धि। ताप बढ़ाते हो तो वाष्प दाब में क्या होती है, वृद्धि। कोई भी द्रव हो, ताप बढ़ाओगे वाष्प दाब में क्या होगी, वृद्धि होगी। ठीक है ना। अब यहाँ ध्यान सुनो, हमने मान लिया ये यहाँ पर ये एक कोई लाइन है, यहाँ पर मैंने एक लाइन बिल्कुल स्थिर कर दी कि अगर कोई इस लाइन को टच करता है तो वो किस में परिवर्तित हो जाता है, गैस में परिवर्तित। मतलब ये जो लाइन है वो किसकी लाइन है, वायुमंडलीय दाब की लाइन। किसकी लाइन है, वायुमंडलीय दाब की। मगर अगर कोई भी द्रव अगर इस लाइन को टच करता है तो वो किस में परिवर्तित हो जाता है, गैस में परिवर्तित हो जाता है, मतलब वो उबलने लगता है। मतलब ये जो लाइन है वो किसकी है, वायुमंडलीय दाब की लाइन है। किसकी लाइन है बेटा, वायुमंडलीय दाब की है, मैंने फिक्स करके रख दी। ठीक है। अब मेरे पास मान लो बेटा एक कोई विलायक है, मान लो मेरे पास कोई एक विलायक है और शुद्ध वो विलायक मान लो जल है, वो विलायक क्या है, जल। ठीक है। अब मैं यहाँ पर हूँ, इस स्थिति में हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पर हूँ, इस स्थिति में हूँ। अब ध्यान रखना, अब मैं यहाँ पर हूँ, इस स्थिति में हूँ, और इस स्थिति में मैं किसके साथ हूं, तो इस स्थिति में मान के चलो मैं किसके साथ हूं, शुद्ध विलायक जल के साथ हूं। मैं यहां पर खड़ा हूं और यहां पर ये जो शुद्ध विलायक के साथ खड़ा हूं, मैं यहां पर किसके साथ खड़ा हूं बेटा, शुद्ध विलायक जल के साथ खड़ा हूं। तो यहां पर शुद्ध विलायक का कुछ ना कुछ वाष्प दाब होगा और कुछ ना कुछ ताप होगा, क्योंकि यहां पर खड़ा हूं तो देखो ये लाइन ये जो है वो यहां भी मैं टच कर रही है और ये यहां भी टच कर रही है। मतलब यहाँ पर इस स्थिति में इसका कुछ ना कुछ ताप होगा और कुछ ना कुछ स्थिति में यहाँ पर मैं विलायक के साथ अगर खड़ा हूं तो यहाँ पर कुछ ना कुछ इसका वाष्प दाब होगा और कुछ ना कुछ इसका क्या होगा, ताप होगा। अब यहाँ ध्यान से, अब ये जो अभी जो द्रव है जो विलायक में लेके खड़ा हूं यहाँ पर, वो अभी कौन सी अवस्था में है, द्रवावस्था में, और मुझे उस द्रव को काय में बदलना है, गैस में बदलना है। तो जैसे जैसे ताप बढ़ेगा, जैसे जैसे ताप बढ़ेगा इसका वाष्प दाब क्या होगा, बढ़ेगा। ताप बढ़ेगा, वाष्प दाब बढ़ेगा, ताप बढ़ेगा, वाष्प दाब बढ़ेगा, ताप बढ़ेगा, वाष्प दाब बढ़ेगा। और एक समय ऐसा आएगा कि ये जो शुद्ध विलायक है इसका वाष्प दाब वायुमंडलीय वाष्प दाब के बराबर हो जाएगा। और जब इस द्रव का जो वाष्प दाब वायुमंडलीय वाष्प दाब के बराबर हो जाएगा तो उस कंडीशन में ये जो द्रव है, ये जो विलायक है, ये उबलने लगेगा। और वो उबलने लगेगा, जिस ताप पर उबलेगा वही ताप हमारा कौन सा ताप होगा, क्वथनांक। क्या होगा, क्वथनांक। तो ये शुद्ध विलायक है, मान लो ये A है और मान लो ये क्या है, B। तो और ये लाइन है किसकी, तो ये लाइन है बेटा किसकी, शुद्ध विलायक की है, क्योंकि मैं शुद्ध विलायक लेके खड़ा था तो ये शुद्ध विलायक की है। तो यहाँ पर ये जिस ताप पर वायुमंडलीय वाष्प दाब के बराबर हुआ वो ताप शुद्ध विलायक का है, इसलिए इसको हम व्यक्त कर रहे हैं T0B से। किससे व्यक्त कर रहे हैं बेटा, T0B से। तो ये हो गया, क्लियर हो गई बात, क्लियर हो गई। लेकिन अभी मैं किसके साथ खड़ा था बेटा, विलायक के साथ। अब लेकिन अगर मैं इस विलायक में कोई आवासशील विलय जैसे नमक मिला दूं तो आपको पता है इसका वाष्प दाब कम हो जाएगा, वाष्प दाब कम हो जाएगा। और जब वाष्प दाब इसका कम हो जाएगा तो मतलब मैं यहाँ नहीं रहूंगा, फिर यहाँ रहूंगा, क्योंकि ये नीचे को और कम होगा ऊपर को बढ़ेगा, तो वाष्प दाब मान लो कम हो गया। जैसे मैंने इस विलायक में आवासशील विलय जैसे नमक मिला दिया तो इसका वाष्प दाब क्या हो गया, कम। और जैसे वाष्प दाब कम हो गया तो मैं नीचे आ गया। अब
ये जो बिलियन बन गया, इसका ताप बढ़ाऊंगा वाष्पदाब बढ़ेगा, ताप बढ़ाऊंगा वाष्पदाब बढ़ेगा, ताप बढ़ाऊंगा वाष्पदाब बढ़ेगा, और एक समय ऐसा आएगा कि इस बिलियन का वाष्पदाब भी वायुमंडलीय वाष्पदाब के बराबर हो जाएगा। तो ये जिस ताप पर वायुमंडलीय वाष्पदाब के बराबर होगा वो ताप हमारा क्या कहलाएगा, टीबी, क्योंकि ये बिलियन का है, शुद्ध विलायक का तो है नहीं। तो यहां पर आप देखो ताप में वृद्धि हुई कि कमी, तो आप बोलोगे सर ताप तो बढ़ गया, क्योंकि ये लाइन यहां पर कर रही थी, मतलब ताप ये था और इसके लिए ताप क्या है ये, मतलब देखो यहाँ ताप और यहाँ ताप में वृद्धि होगी ना, क्योंकि यहाँ की ओर जाएंगे तो बढ़ेगा, तो ताप में तो क्या हो गई, वृद्धि हो गई। तो जो वृद्धि है वही वृद्धि क्या होगी, जो वृद्धि हुई है वही वृद्धि क्या होगी, क्वथनांक में उन्नयन। और क्वथनांक में उन्नयन को हम कैसे निकालते हैं, टीबी में से टी नॉट बी को घटा के, मतलब डेल टीवी से। तो यहाँ ध्यान रखना ये क्या है, ये डेल टीवी है, क्वथनांक में क्या है, वृद्धि, मतलब ये क्या है, डेल टीवी। आई होप मेरे डियर साथियों आपको समझ में आई होगी। और ये लाइन को आप सी डी से व्यक्त कर दो, किससे व्यक्त कर दो, सी डी से। और ये किसकी लाइन है, तो ये बिलियन की लाइन है। तो ये क्वथनांक में उन्नयन का क्या हुआ मेरे डियर साथियों, ग्राफ हुआ। और आई होप मेरे प्यारे साथियों बहुत अच्छे से ये बात आपके दिमाग में फिट भी हो गई होगी, है ना। तो अब ये क्वथनांक में उन्नयन होता है कंप्लीटली फिनिश, इसमें इतनी सी भी कमी नहीं है, ठीक है ना। चलो अब हम बढ़ते हैं आगे और हिमांक में अवनमन पे बात कर लेते हैं। डाल दो मेरे डियर साथियों हेडिंग हिमांक में अवनमन। अब यहाँ अवनमन शब्द क्या है, कमी वाला शब्द है। अवनमन क्या होता है, कमी, और हिमांक क्या होता है, ताप, मतलब यहाँ ताप में कमी, मतलब यहाँ हमें ताप में कमी देखना है। ताप में क्या देखना है, कमी, क्योंकि हिमांक तो ताप होता है ना, अभी बताया। और अवनमन का मतलब क्या होता है, कमी, मतलब ताप में क्या हो गई, कमी, मतलब यहाँ हिमांक में हमें ताप कम करना पड़ता है और क्वथनांक में हमें ताप बढ़ाना पड़ता है, और हिमांक में ताप क्या करना पड़ता है, कम। तो आओ जरा समझ लेते हैं, ठीक है। चलो मेरे पास में डियर साथियों दो पात्र हैं, ठीक है। अभी आपको समझाया था, बहुत आसान रहेगा, अब तो कोई दिक्कत नहीं रहेगी। ये दो पात्र हैं और इस पात्र में मैंने केवल शुद्ध विलायक लिया जल, ठीक है। और जब मैं इसको गर्म करूंगा, तो जब मैं इसको गर्म करूंगा तो इसका जो वाष्प दाब है, मतलब पी नॉट ए है, वो क्या होगा, अधिक होगा। क्या होगा, अधिक होगा। होगा कि नहीं अधिक, ठीक है। मान लेते हैं ये जो शुद्ध विलायक है इसका कुछ हिमांक है ना, और कुछ हिमांक है, और हिमांक को हम किससे व्यक्त करते हैं, टी एफ से व्यक्त करते हैं। किससे, टी एफ से, लेकिन शुद्ध है तो इसलिए हम यहाँ पर नॉट लगा देंगे, तो टी नॉट एफ हो जाएगा। तो इसका हिमांक कुछ भी होगा। अब निश्चित नहीं है, मान के चलो जल है तो जल का हिमांक क्या होता है, 0 डिग्री, तो मान ली 0 डिग्री है, ठीक है ना। चलो अब यहाँ देखना, जब मैं जैसे इस जल में क्या मिलाऊंगा, नमक, मतलब आवासशील कोई विलय मिलाऊंगा और नमक मिला दिया तो नमक जल के साथ मिल जाएगा। और अब मैं क्या करूंगा, इसको गर्म करूंगा। तो जैसे ही मैं इसको गर्म करूंगा तो इसका जो वाष्प दाब है Pa वो क्या हो जाएगा, कम। अब वाष्प दाब तो कम हो जाएगा, वाष्प दाब तो क्या हो जाएगा, कम, लेकिन इसका जो हिमांक है वो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि हिमांक में हमें ताप घटाना पड़ता है, बढ़ाना नहीं पड़ता। ताप क्या करना पड़ता है, घटाना। तो जैसे ही वाष्प दाब कम हुआ तो ताप भी क्या हो जाएगा, कम। तो मतलब इसका जो क्वथनांक है, जो टी एफ है, मान लो जो विलयन बना इसका क्वथनांक क्या हो गया, टी एफ, ये क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि हमें यहाँ पर ताप को घटाना है ना, कम करना है ना। तो ताप हमने जैसी वाष्प दाब कम हुआ तो इसका जो हिमांक है वो भी क्या हो जाएगा, कम। देखो क्वथनांक तो बढ़ जाएगा, क्वथनांक तो क्या होगा, बढ़ जाएगा, लेकिन हिमांक क्या हो जाएगा, घट जाएगा, क्योंकि क्वथनांक में ताप बढ़ाना पड़ता है और हिमांक में ताप क्या करना होता है, कम करना पड़ता है। तो वाष्प दाब कम हुआ ही है तो ताप तो कम हुआ ही होगा, तो हिमांक इसका क्या हो गया, कम। तो जो हिमांक में जो कमी हुई है वही कमी क्या हो जाएगी, आपकी क्या हो जाएगी, हिमांक में अवनमन। तो मान लो यहाँ पर देखो कम हुआ है ना, तो ये कम होगा और ये ज्यादा होगा। और जब आप कमी या वृद्धि निकालना है तो बड़े में से छोटे घटा के निकालते हो, तो ये कम हुआ है ना, तो ये क्या होगा, ज्यादा। तो बड़ा वाला ये है। तो अगर हम टी नॉट एफ में से टी एफ को घटा दें तो क्या आ जाएगी, कमी निकल के आ जाएगी, है ना। मान लो ये 0 डिग्री सेल्सियस है, मान लो ये 0 डिग्री सेल्सियस है, शुद्ध जो जल है इसका हिमांक 0 होता है। अब यहाँ कमी हुई तो मान लो ये कितना हो गया, 4 डिग्री सेल्सियस। कितने की कमी हुई, 4 की कमी हुई। तो ये 4 की कमी कैसे निकालोगे, तो बड़े में से छोटे को हटा के, मतलब 0 में से अगर 4 को हटा देंगे तो कमी 4 की मिल जाएगी कि नहीं मिल जाएगी। देखो 0 में से अगर हमने -4 को घटा दिया तो ये 0 और ये माइनस माइनस प्लस 4, मतलब कितना आ गया, 4 डिग्री सेल्सियस।
तो कमी कितने की है, 4 की। तो जो कमी हुई है वो कमी ही क्या कहलाएगी, आपकी हेमांक में अवनमन। लेकिन एक किस में कमी है, टीएफ में। कमी मतलब परिवर्तन, तो परिवर्तन के लिए डेल, और टीएफ में है तो आप क्या लिख दो, टीएफ। मतलब जो क्वथनांक में सॉरी हेमांक में अवनमन है उसको हम डेल टीएफ से व्यक्त करते हैं। तो देखो ये परिभाषा भी लिखी आ रही होगी, जब किसी शुद्ध विलायक में अवाजशील विलय मिला दिया जाता है तो बने विलयन के वाष्पदाब में कमी हो जाती है। अब वाष्पदाब में कमी होती है तो हेमांक में भी क्या हो जाती है, कमी, क्योंकि हमें ताप कम करना पड़ता है, तो हेमांक में भी क्या हो जाती है, कमी। इसे ही बोलते हैं आप हेमांक में अवनमन। ठीक है, यहाँ लिख लो, इसे डेल टी एफ से व्यक्त करते हैं, डेल टी एफ से व्यक्त करते हैं। ठीक है, डेल टी एफ से व्यक्त करते हैं, बस ये हो गया। अब यहाँ पर एक लाइन और लिख दो कि डेल टी एफ आया कैसे, तो अब बिल्कुल सेम है, बिल्कुल। यदि शुद्ध विलायक का हेमांक, शुद्ध विलायक का हेमांक टी नॉट एफ है, विलयन का हेमांक टी नॉट एफ है, तब इसको कैसे निकालेंगे, तो भाई कम कौन है, टी एफ है, ज्यादा कौन है, टी नॉट एफ है, तो कैसे निकालेंगे, तो टी नॉट एफ में से किसको घटा के, टी एफ को घटा देंगे, तो ये बन जाएगा हेमांक में अवनमन। तो ये किस में परिवर्तन है, टी एफ में, तो परिवर्तन के लिए डेल, और किस में है, टी एफ में, तो ये डेल टी एफ। तो फिर ऐसे बन के आ गया, क्लियर है। तो ध्यान रखना जो डेल टी एफ है वो क्या है, हेमांक में अवनमन। फिर वही बात आ गई कि भाई हेमांक में अवनमन क्या है, अणु संख्या गुणधर्म, और अणु संख्या गुणधर्म किसके ऊपर डिपेंड करता है, कणों की संख्या, और कणों की संख्या मतलब मोलों की संख्या, और मोललता भी किसके ऊपर डिपेंड करती है, मोलों की संख्या के ऊपर करती है कि नहीं। तो यहाँ पर आप वही बात लिख दोगे, है ना, क्या लिख दोगे, किंतु प्रयोगों द्वारा सिद्ध होता है, प्रयोगों द्वारा सिद्ध होता है। अब क्या होता है प्रयोगों द्वारा सिद्ध, तो भाई प्रयोगों द्वारा ये सिद्ध होता है कि जो डेल टी एफ है मतलब हेमांक में अवनमन है वो भी किसके समानुपाती होता है, वो भी आपका मोललता, जैसे क्वथनांक में उन्नयन था समानुपाती, वैसे ही जो हेमांक में अवनमन है वो भी किसके समानुपाती होता है, मोललता, क्योंकि वो भी अणु संख्या गुणधर्म था और ये भी अणु संख्या गुणधर्म। फिर वही बात, जब हम समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो क्या आएगा, नियतांक, तो नियतांक के आता है, लेकिन ये हेमांक के लिए है और हेमांक को फ्रीजिंग बोलते हैं, इसलिए के एफ लेंगे और ये आएगा एम। इसको दे देना समीकरण नंबर 1, इसको दे देना क्या बेटा, समीकरण नंबर 1, है ना। तो अब यहाँ पर जो के एफ है, इस के एफ के बारे में लिखेंगे कि जो के एफ है वो क्या है, ये के एफ के बारे में लिख देंगे। तो क्या लिख दोगे, यहाँ पर लिख दोगे जहां के एफ एक नियतांक है, के एफ क्या है, एक नियतांक है जिसे हेमांक अवनमन, जैसे उसको क्वथनांक बोल रहे थे, है ना, ऐसे हेमांक बोलेंगे, हेमांक अवनमन स्थिरांक या मोलल अवनमन स्थिरांक कहते हैं, अब चल ठीक है, हेमांक अवनमन स्थिरांक क्या मोलल अवनमन स्थिरांक कहते हैं, तो पेपर में इसकी परिभाषा आती है, तो इसकी परिभाषा निकालो। तो परिभाषा निकालने के लिए बेटा हम m का मान कितना रखते हैं, 1 रखते हैं, अभी बताया था, बिल्कुल सेम है उसके, है ना। तो यहाँ लिख देना यदि m बराबर 1 मोल पर केजी, 1 मोल पर केजी, या फिर आप क्या लिख लो, मोलल लिख लो, क्या लिख लो, मोलल लिख लो, क्या लिख लो, मोलल। तो जैसे हमने m का मान 1 रखा तो जो डेल टी एफ है वो किसके बराबर आ गया, के एफ के बराबर आ गया, और डेल टी एफ क्या है, हेमांक में अवनमन, और के एफ क्या है, हेमांक अवनमन स्थिरांक। मतलब इसको ये कहते हैं, बट कब कहते हैं, तो अंत में अतः में इसकी परिभाषा आ जाएगी, अतः एक मोलल, और मोललता में विलायक लिया जाता है, तो ऐसा लिखना पड़ेगा, अतः एक मोलल विलायक के लिए होने वाला हेमांक में अवनमन, ठीक है, हेमांक में अवनमन है ना,
एक मोलर विलायक के लिए होने वाला हिमांक में अवनमन ही हिमांक हिमांक अवनमन हिमांक अवनमन स्थिरांक हिमांक अवनमन स्थिरांक कहलाता है। बस ये इसकी परिभाषा हो गई, सेम हो गई ना, बिल्कुल सेम चल रहा है, कुछ अलग नहीं चल रहा है, कुछ विशेष नहीं चल रहा है। बस अब जैसे अगर हमने उसको कर लिया तो ये तो फिर इजी है, तो आप अपनी कॉपी में के एफ की परिभाषा भी लिख लेना, हो जाएगा ना। अब क्वेश्चन फिर उसी जैसा फिर बना कि भाई जैसे क्वथनांक में उन्नयन की सहायता से एमबी की गणना की थी, ऐसे हिमांक में अवनमन की सहायता से भी हमें किसकी गणना करना है, एमबी की गणना करना है। कर दूं तो आप इसको मिटा लो, इसको हम हटा दे रहे हैं और आप अपना स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, कॉपी में लिखना है तो कॉपी में लिख लो, जो भी करना है वो कर लो। आज हम अब एमबी की गणना करते हैं, ठीक है ना। तो आपका क्वेश्चन क्या आएगा, तो क्वेश्चन ये आएगा कि हिमांक में अवनमन की सहायता से विलेय के आणविक द्रव्यमान एमबी की गणना करो। तो आ जाओ कर लो, तो है ना। तो आप क्या लिख दोगे, तो आप ये लिख दोगे हम जानते हैं। अब हम क्या जानते हैं, तो हम ये जानते हैं कि जो डेल टी एफ है वो किसके समानुपाती होता है बेटा, मोलरता के। ये हमने अब भी पढ़ के रखा, ठीक है सर। अब क्या करते हैं, तो आप क्या करते हो, आप खुद देख लो कि जब समानुपाती का चिन्ह हटाते हो तो एक नियतांक आता है, और वो नियतांक यहाँ क्या आता है, के एफ, और के एफ क्या है, हिमांक अवनमन स्थिरांक, है कि नहीं। इसको आप समीकरण 1 दे दो। अब क्या करते हो, तो अब ये करते हैं सर, जो एम होता है स्मॉल एम मोलरता, इसका सूत्र लगाते हैं। तो क्या होता है इसका सूत्र, WB इंटू 1000, उसके सेम है, बिल्कुल उसकी जैसा है। तो ये MB इंटू WA काय में होता है सर, ग्राम में होता है। बस m का मान समीकरण 1 में रख दो। तो क्या लिख दोगे भाई, m का मान समीकरण 1 में रखने पर, m का मान समीकरण 1 में रखने पर रख दो। तो ये आपका क्या है, डेल TF है, रहने दो। फिर ये क्या है, KF, रहने दो। अब m का मान कितना है, तो m की जगह ये रख दो, ये है ना। तो WB इंटू 1000 अपॉन MB इंटू WA काय में है, ये ग्राम में। हमें किसका मान निकालना है, MB का, आणविक द्रव्यमान निकालना ना, तो हमें MB का मान निकालना है। तो जो MB है इसको आप डेल TF की जगह ले जाओ और डेल TF को इधर ले आओ, हो जाएगा, बन गया। लो, तो ये MB उधर पहुंच गया, इधर कौन है, KF, है ना। फिर कौन है, WB, फिर कौन है 1000, फिर कौन है नीचे। अब देखो ये इधर चला गया, ये इधर आ गया, तो डेल TF, और ये क्या है, WA काय में है बेटा, GM में। तो ये रहा, तो ये MB का क्या निकल के आ गया, सूत्र निकल के आ गया। हमें MB की गणना करनी थी, बिल्कुल सेम है, उसके जैसा है, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, बिल्कुल सेम चल रहा है कि नहीं, बिल्कुल चल रहा है कि नहीं, बिल्कुल। आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर भी हो गया होगा, कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है ना। चलो अब आगे बढ़े। तो बेटा अब हमें क्या करना है, ग्राफ बनाना है। तो आपको हिमांक में अवनमन का ग्राफ बनाना है, हिमांक में अवनमन का ग्राफ, हिमांक में अवनमन का क्या देखना है बेटा, ग्राफ देखना है। देखो बेटा, तो ग्राफ हमने आपको अभी बताया था, ग्राफ आपका कितने अक्षों पे बनता है, 2। कितने अक्षों पे, 2। तो ये मान लो y है और ये मान लो x है, ठीक है। और यहाँ इस अक्ष पे क्या लेते हो बेटा, इस अक्ष पे लेते हो आप वाष्प दाब, तो ये ले लिया वाष्प दाब। और इस अक्ष पे क्या लेते हो बेटा, ताप, तो ये ले लिया आपने ताप। क्लियर है बात। अब यहाँ ध्यान सुनो, ग्राफ बनाना है। तो देख बेटा यहाँ पर ध्यान रखना, यहाँ पर मेरी बात ये सुनो ध्यान से कि हिमांक में हमें क्या करना पड़ता है, किसी द्रव को ठोस में बदलना पड़ता है। हिमांक में हमें क्या करना पड़ता है, किसी द्रव को ठोस में बदलना पड़ता है। बोलो ठीक है बात, क्लियर है। एक बार फिर बता रहा हूँ, हिमांक में हमें ताप कम करना पड़ता है और हिमांक में हमें किसी भी द्रव को ठोस में बदलना पड़ता है। तो यहाँ पर बेटा इंस्टेंट मैं मान ले रहा हूँ कि ये जो एक लाइन है, ये जो एक लाइन आपको दिख रही है, थोड़ा एक सेकंड फिर से बनाता हूँ। ये जो एक लाइन दिख रही है बेटा, ये जो लाइन है वो ठोस ये विलयन की है। किसकी है, ठोस ये विलयन की, ठोस ये विलयन की। मतलब अगर कोई भी पदार्थ अगर इस लाइन को टच करता है तो वो काय में बदल जाता है, ठोस में बदल जाता है। किस में बदल जाता है, ठोस में बदल जाता है। ये जो ग्राफ लाइन, ये जो वक्र दिख रहा है वो किसका दिख रहा है, ठोस ये विलयन का। यहाँ यह लिखना पड़ेगा, ठोस ये विलयन का, ठीक है। मतलब अगर कोई भी जो द्रव है इस लाइन को टच करेगा, इस वक्र को टच करेगा तो वो काय में बदल जाएगा, ठोस में बदल जाएगा। अब यहाँ मेरी बात ध्यान से सुनना, मेरे पास बेटा कोई विलायक है,
मेरे पास यहाँ पर इस स्थिति में मैं यहाँ खड़ा हूँ और यहाँ पर कोई मेरे पास विलायक है, मेरे पास कोई विलायक है। अब मैं यहाँ पर खड़ा हूँ तो यहाँ पर कुछ ना कुछ ताप होगा, क्योंकि यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर देखूँ तो मैं यहाँ इस लाइन को भी टच कर रहा हूँ और यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो इस लाइन को भी टच कर रहा हूँ। तो अगर मैं यहाँ पर खड़ा हूँ तो यहाँ पर कोई ना कोई जो भी मेरे पास पदार्थ होगा उसका शुद्ध विलायक, मान लो कोई मेरे पास एक शुद्ध विलायक है, जल है, तो यहाँ पर इसका कुछ ना कुछ दाब होगा, वाष्प दाब, और कुछ ना कुछ क्या होगा, ताप होगा, होगा कि नहीं। अब मुझे अगर ये जो द्रव है, अब ये द्रव अवस्था में, कौन सी अवस्था में, द्रव अवस्था में, अगर मुझे इस द्रव अवस्था को ठोस अवस्था में बदलना है तो मुझे ताप क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। तो जैसे ही मैं यहां से चलूंगा तो ताप क्या होगा, कम होगा, ताप कम होगा, वाष्प दाब कम होगा, ताप कम होगा, वाष्प दाब कम होगा, और एक ऐसा समय आएगा कि मैं इस लाइन को टच कर जाऊंगा, और जैसे ही मैं इस लाइन को टच करूंगा तो मैं कायम बदल जाऊंगा, जो मेरे पास द्रव था वो द्रव कायम बदल जाएगा, ठोस में बदल जाएगा। तो ठोस में बदल जाएगा तो इस स्थिति में इसका कुछ ना कुछ ताप तो होगा। तो वो जो ताप होगा उसको हम किससे व्यक्त करेंगे बेटा, T नॉट F से। अच्छा क्यों करेंगे, क्योंकि मैं यहाँ पर कौन सा विलायक लेके रखा था, शुद्ध विलायक लेके रखा था, तो शुद्ध विलायक था इसलिए मैंने यहाँ पर TF से व्यक्त कर दिया। अब ये जो ग्राफ लाइन है इसको मान लो A और इसको मान लो B, तो ये मान लो क्या है, A B है, ठीक है। अब यदि इस विलायक में मैं कोई आवासशील विलेय मिला दूं तो वाष्प दाब में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। तो मान के चलो यहाँ वाष्प दाब जो भी था यहाँ था, अब वाष्प दाब में कमी होगी तो मैं यहाँ जाऊंगा, क्योंकि अब यहाँ वाष्प दाब, जैसे ही मैं यहाँ आऊंगा तो यहाँ तक टच करेगा तो वाष्प दाब कम होगा। अब जैसे ही वाष्प दाब कम हो गया, वाष्प दाब क्या हो गया, कम, ताप भी क्या हो जाएगा, कम। अब मैं यहाँ पर जो भी विलयन है मेरे पास, अभी वो द्रव है, जैसे ही मैंने इस विलायक में कोई आवासशील विलेय मिला दिया तो वाष्प दाब में कमी हो गई, तो मैं यहाँ आ गया। अब ये द्रव अवस्था में, अगर मुझे इसको ठोस में बदलना है तो इसका मुझे वाष्प दाब क्या करना पड़ेगा, कम, ताप कम होगा, वाष्प दाब कम होगा, ताप कम होगा, वाष्प दाब कम होगा, और एक समय ऐसा आएगा कि मैं इस लाइन को टच कर जाऊंगा, इस लाइन को टच कर जाऊंगा, और यहाँ जैसे ही मैंने इसको टच किया तो क्या हो गया, ठोस में बदल गया। तो ये किसकी लाइन है बेटा, ये विलयन की लाइन है, किसकी लाइन है, विलयन की। ये मान लो C है और ये मान लो क्या है, D। तो यहाँ पर इसका कुछ ना कुछ ताप तो रहा होगा, तो जो ताप रहा होगा उसको मान लेते हैं हम TF से व्यक्त कर रहे हैं, किससे व्यक्त कर रहे हैं, TF से व्यक्त कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप बताओ, पहले यहाँ पर ये जो विलायक था उसका ताप ये था और जो विलयन है इसका ताप ये है, तो पहले यहाँ था अब यहाँ आ गया, तो ताप में क्या हो गई, कमी। तो जो ताप में कमी हुई है, जो ताप में कमी हुई है उसको हम डेल TF से व्यक्त करेंगे, और जो डेल TF है यही क्या है, हिमांक में अवनमन। हिमांक में बेटा क्या है, अवनमन है, यही हिमांक में क्या है, अवनमन है। तो ये हिमांक में अवनमन का क्या हुआ, ग्राफ हुआ। आई होप मेरे डियर साथियों आपने अगर अच्छे से समझा है तो ये बात आपको बहुत अच्छे से जम गई होगी, बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो मेरे डियर साथियों आज हमने जिम्मा लिया था क्वथनांक में उन्नयन का और हिमांक में अवनमन का, तो कंप्लीटली विद ग्राफ इसका व्यंजक सब कुछ कंप्लीट कर लिया। तो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वीडियो को लाइक करें, तो एक बार जरूर से वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड सर्कल में वीडियो शेयर करें। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।